सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी। 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 94,000 की सतह को क्रॉस करके फिर वो सतह बरकरार रखने में भी कामयाब हुआ। इससे पहले भी हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में इंडेक्स को 94,000 से ऊपर जाते देखा था, लेकिन क्लोजिंग इंडेक्स 93,000 से ऊपर बरकरार रहता था। आज इंडेक्स की क्लोजिंग 94,000 से ज़ायद पर हुई है। अभी ये जो कैलेंडर ईयर है ये ख़त्म होने में काफ़ी वक्त बाकी है और बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त ये इंडेक्स 1 लाख के एक मैजिकल फिगर की जानिब बढ़ रहा है। वॉल्यूम मार्केट का कितना बढ़ रहा है, नए सरमायाकार किस तेज़ी के साथ इस वक्त मार्केट पर एतमाद कर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शहरियार भट्ट साहब मैनेज सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। स्टॉक मार्केट को हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए देख रहे हैं। ये जो इस वक्त इसकी ग्रोथ है, इसकी सस्टेनेबिलिटी है, ये कितनी लॉन्ग टर्म है और आने वाले दिनों में हम कहाँ तक इसको जाता हुआ देखेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रीसेंट सर्ज हम देख रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। खासतौर पे जो पाकिस्तान के पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, वो हम सबके सामने है। खासतौर पे करंट अकाउंट की बात करें तो मुसलसल तीसरा महीना है और हमें लग रहा है इस मंथ भी सरप्लस के ऊपर आपको देखने में आएगा। कल टेबल ऑक्शन हुए हैं, उसमें यील्ड गिरने के बाद 13.20 के पास आ चुके हैं 12 मंथ। पेपर्स कंटिन्यू डाउन आ रहे हैं और इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, जिसके बाद हमें नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो कार फाइनेंसिंग है उसमें भी इजाफा होगा, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में भी इजाफा होगा और जो फिक्स इनकम में पैसे पार्क हुए हुए थे, खासतौर पर नेशनल सेविंग के रेट भी कम हुए हैं और टेबल जैसा से कम हो रहे हैं, तो वो सारा पैसा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएगा और उसका सबूत आप देखते हैं डे बाय डे मार्केट इंक्रीज करती जा रही है। फिर साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है उनकी सरगर्मियां काफी ज्यादा मार्केट के अंदर नजर आ रही है और रिकॉर्डिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूशन है वो फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुकी है। जो ही सऊदी अरेबिया से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो उसका असर भी आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नजर आ रहा होगा। तो कंटिन्यू मार्केट बढ़ रही है और आज भी हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो शेयर साहब, अभी तक कोई हम खास एफडीआई आते तो अभी पिछले हमने कुछ अरसे में नहीं देखी और आने वाले भी कोई 1-2 माह में अभी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कोई बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इन्फ्लेशन रेट की कमी का जो फ़ायदा आप स्टॉक मार्केट को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर ये आने वाले दिनों में रेट बढ़ता है, चूंकि अब हम देख रहे हैं कि एक शॉर्टफॉल सामने आया है टैक्स कलेक्शन में, तो अब उसको पेट्रोलियम पर जीएसटी लगाकर या फिर किसी मिनी बजट के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा सकता है। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट होगा आने वाले दिनों में? देखिए, जो फोरकास्ट किए जो जितने इंडिकेटर नजर आ रहे हैं वो तो हमें यही फोरकास्ट करते नजर आ रहे हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट फर्दर नीचे आएगा, क्योंकि टेबल ऑक्शन नीचे आए। काइबॉट रेट आप देखें इस वक्त 13% के पास काइबॉट ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरेस्ट रेट 15% के पास है। जहां तक आपने बात की एफबीआर के टैक्स कलेक्शन की, तो जहां हमने इतना बड़ा टारगेट रखा था 1300 अरब रुपए का एक साल का टारगेट है हमारा एफबीआर कलेक्शन का, अगर क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो तकरीबन ये 3500-3600 अरब रुपए का बनता है। अगर इसमें 190 अरब रुपए की अगर शॉर्टफॉल होता है तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। हिस्टोरिकली आप देखें पाकिस्तान में हमेशा से जो रेवेन्यू टारगेट है वो बहुत ज्यादा अपसाइड के ऊपर रखे जाते थे और एफडीआर को कलेक्ट करने में नाकाम रहता था। तो थोड़ा बहुत अप डाउन चलते हैं, होपफुली गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इसको इम्प्रूव करने में कामयाब होगी। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आप देखें इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद जो हमें सूद की अदायगियां करनी है उसमें भी हुकूमत को तकरीबन 1200 अरब रुपए के एट द एंड ऑफ द ईयर बचत होगी, वो भी कहीं ना कहीं कंपनसेट होगी। यस, जिस तरह से लोगों की बाइंग पावर कम हुई है, परचेजिंग पावर कम हुई है, हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को कम मौसूल हो रहे हैं और जिस तरह से इम्पोर्ट कम हुई है वहां का कुछ असर पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार में काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एफडीआई की जहां आपने बात की कि मार्केट से रिपैट्रिएशन हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रिपैट्रिएशन होना या फिर मुनाफों का बाहर जाना लॉन्ग टर्म में किसी भी मईशत के लिए काफी मुस्बत होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुल्क में तो एफडीआई आ रही है कंटिन्यू, खासतौर पर सनतों में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए है और फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे शोबों में, जिसका असर आपको मार्केट में भी नजर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, मैनेजर डारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हमारे साथ मौजूद है। एफडीआई मुख्तलिफ सनतों में तो आ रही है और अब कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो कि पीआईए को ख़रीदने में भी अब दिलचस्पी दिखा रहे हैं, चूँकि 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। फिर गुज़िश्ता रोज़ जो एक सिंगल बिड थी हुकूमत के पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की, वो भी मुस्तरद हो गई है। तो अब एक बार फिर ये प्रोसेस ओपन है, एक बार फिर प्राइवेटाइजेशन को नए सिरे से
स्टार्ट किया जा रहा है और 30 नवंबर तक अब ये दरखास्तें जमा करने का सिलसिला रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ बिडर्स अपनी अपनी दरखास्तें जमा कराएंगे। और इसमें एक बार फिर हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है और दूसरा ख़त उनकी जानिब से मुतल्लिका हुकाम को लिखा गया है कि वो भी PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। अब एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही है कि किसी दूसरे मुल्क को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के ज़रिए PIA को फ़रोख्त किया जाए। तो अब कौन सी तजवीज़ सबसे ज़्यादा काबिल अमल है और पाकिस्तान के फेवर में है, और किससे PIA को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद मिल सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इतरत हुसैन रिजवी साहब मेंबर हैं, साबिक मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इतरत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसका वे आउट अब क्या है? 31 अक्टूबर को एक बोली आई हुकूमत के रेफरेंस प्राइस के मुकाबले में वो बहुत कम थी, लेकिन जो बोली देने वाले थे उनका कहना था कि उसकी कीमत तो $1 है। इतने सारे खसारे के साथ हम इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर सकते हैं? तो अब क्या नज़र आ रहा है आपको, ये किस तरफ जाता हुआ मामला है? बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। जहाँ तक के सवाल है, जो PIA की जो बोली एक दी गई है 10 बिलियन की, मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इतनी कम बोली उन्होंने दी और वो रिजेक्ट हो गए। जबकि PIA की जो एक्चुअली एस्टिमेटेड रेफरेंस प्राइस रखी गई थी वो 85 बिलियन थी, और मेरी ज़ाती ये ख्याल है कि ये 85 बिलियन भी काफ़ी कम था इस सेंस में कि PIA के एसेट्स जिन्हें हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो दो किस्म के हैं, टेंजिबल भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपके पास इनके एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी कि इस वक्त जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तादाद 19 या 20 है, और टोटल एयरक्राफ्ट जो हैं जिनमें से कुछ पार्शली सर्विसेबल हैं उनकी तादाद भी अगर हम मिला लें तो तकरीबन 34 या 35 एयरक्राफ्ट्स हैं PIA के पास। ये तो टेंजिबल हैं। इस PIA के पास मुख्तलिफ शहरों में अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, विच इज़ अगेन अ टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे पास जो लैंडिंग राइट्स हैं, और लैंडिंग राइट्स जो हैं वो बहुत सारे ममालिक में जो हमारे पास हैं उनकी एक वैल्यूएशन बड़ा अमाउंट होता है। और अगर मैं सिर्फ हीथ्रो की लैंडिंग राइट्स देखूं तो मेरे ख्याल में रफली हीथ्रो की जो लैंडिंग राइट्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए तकरीबन 55 से 60 मिलियन डॉलर की। तो ये तो बेहतर हुआ हमारे हक के अंदर कि जो बोली इतनी कम आई, और हमारे प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया, और अब उन्होंने गवर्नमेंट को ऑप्शन दे दिया है कि नंबर 1 कि PIA जो है वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट दे, और मैं समझता हूँ कि वो उनके देने से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस दफ़ा हमारे पास डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। पहले भी ये हुआ था कि हमारे पास टोटल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थे वो 8 थे, और 8 में से 2 को प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, बिकॉज वो प्री क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, तो 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया था, और हमारे पास 6 बचे थे। और 6 में से जो कि सारे लोकल थे, इन्हें हर एक को कोई ना कोई फॉरेन एफिलिएशन लेनी पड़ती एक कंसोर्शियम पार्टनर के तौर पर बाहर की किसी एयरलाइन की। तो ये सारे 6 जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने शो किया लोकल ने, उनमें से सिर्फ 2 मैं समझता हूँ कि सीरियस थे। बाकी 4 जो थे वो उन्होंने ये देखना चाहा कि ये पानी कितना गहरा है जिसके अंदर वो उतरेंगे। अच्छा इतरा साहब, उनमें से सबके अपने अपने रिजर्वेशन थे कि वो क्यों बैक ऑफ हुए, और 31 अक्टूबर को वो क्यों मौजूद नहीं थे, लेकिन 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो जो एक लीगल वे होता है बिडिंग का, क्या सारे तकाजे पूरे किए गए थे? हमने ये देखा कि जो रिजर्व प्राइस थी गवर्नमेंट की तरफ से वो पहले से नहीं अनाउंस की गई, शायद वो पहले से अनाउंस होती तो बेहतर बोली मिल सकती थी। रेफरेंस प्राइस उस वक्त मंजर आम पर आई जब वो बिड ओपन हुई, बिड जिस वक्त दी गई है, और वो जब प्रोसेस पूरा मुकम्मल हुआ उसके बाद हमें पता चला कि गवर्नमेंट की रेफरेंस प्राइस क्या थी। रिजर्व प्राइस अगर पहले से अनाउंस कर दी जाती तो शायद ये इतना मामला आगे तक जाता ही ना, कि 8-10 दिन वो रिजेक्शन के अमल में भी फिर लग गए। बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है हुकूमत इस मामले में। जी देखिए, अब जो नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अगर, और जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो है कि हम
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट देंगे, और दूसरा जो है कि हम गवर्नमेंट जो है इसको G2G कर। लेकिन जहाँ तक कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा देने का सिनेरियो बनता है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा अब का जो प्रोसेस होने वाला है या होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है डिटेल के अंदर, और ये जो हमारी 6 पार्टीज थी इन्होंने काफ़ी केयरफुली अपनी ड्यू डिलिजेंस कर ली थी, लिहाजा वो 6 से 8 महीने या 9 महीने का पीरियड जो है वो इस दफ़ा नहीं होगा। सही, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी भी इस वक्त दिलचस्पी अचानक से पैदा हो गई है PIA को लेने में, और जाहिर है कि वो जो उनका अपना बजट होता है, जो NFC में से उन्हें हिस्सा मिलता है, वो उसी में से अमाउंट लेकर और फिर PIA को ख़रीदना चाहेंगे। और ये वो तमाम हुकूमतें हैं जो कि अपने अपने अदवार में फेडरल हुकूमत में रहते हुए PIA को बेहतर अंदाज से नहीं चला सकी हैं। तो ये इस वक्त इस ऑफर को ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आप देख रहे हैं, या किसी भी सूबाई हुकूमत को भी PIA को हैंड ओवर किया जा सकता है? देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई भी सूबाई हुकूमत जो है वो PIA के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे सकती और उसके लिए बिड भी नहीं कर सकती। अच्छा, और ये टेक्निकल रीजंस पे आप कह रहे हैं कि टेक्निकली वो आउट हो जाएंगे, या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन? बिकॉज फिर ये प्राइवेटाइजेशन तो होगी ही नहीं ना। अगर हमने इसको किसी प्रोविंस के हवाले कर दिया तो ये तो प्राइवेटाइजेशन ना हुई। सही, चाहे वो सूबा उसकी जो कीमत है वो मुकम्मल तौर पर अदा भी करता है, उसके बाद भी ये प्राइवेटाइजेशन की क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। सर, वो कितना भी इसकी प्राइस लगा दे, सबसे पहले तो ये है कि उसको ये बताना है कि ये प्राइस जो है ये उसके पास मौजूद है, ये इतना कैश फ्लो उसके पास, फ्री कैश फ्लो मौजूद है, जो कि उनके पास नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि सूबों की ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एयरलाइन रन कर सके। ठीक है, और अब जो शेयर्स का ये एक मसला है, चूँकि आरिफ हबीब साहब भी आए थे मेरे पास यहाँ प्रोग्राम में, और फिर उनके बाद जेरीस के जो ओनर थे वली साहब वो भी आए। हर ओनर, हर बिडर ये चाहता है कि वो जो शेयर्स हुकूमत इस वक्त अपने पास रख रही है, और वो सारा इंतज़ाम किसी ना किसी तरह उनकी एक मुदाखलत रहेगी उस पूरे सिस्टम में, तो वो मैक्सिमम शेयर्स हुकूमत फ़रोख्त कर दे ताकि जो भी पार्टी उसको ख़रीदे वो अपने तौर पर उसको चला सके, अपने तौर पर मेंटेन कर सके। तो ये शेयर्स वाला इशू क्यों इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है? 70-80% शेयर्स क्यों नहीं बेचे जा रहे बिडर्स को? देखिए, 60% में भी कोई बुराई तो नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, बिकॉज 60% अगर शेयर्स दिए जा रहे हैं तो आपके पास बोर्ड के अंदर मेजॉरिटी मौजूद है, तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई फिक्र या तरद्दुद नहीं होना चाहिए। और एक जो चीज़ जो मैं जब वक्त होगा अगर तो एंड में और भी कहना चाहूँगा कि हमने तो पास्ट के अंदर 25% के ऊपर भी मैनेजमेंट ट्रांसफ़र की है बहुत सारे केसेस के अंदर। बिल्कुल, PTCL की मिसाल हमारे सामने है जहाँ इत्तसलात 26% का शेयर होल्डर है, लेकिन पूरा का पूरा इंतजाम वही रन कर रहा है। बिल्कुल, नंबर 1 पूरा इंतजाम वो रन कर रहा है। गवर्नमेंट के उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कुछ मेंबर्स शामिल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं PTCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वो अपना फिड्यूशरी रोल ठीक से प्ले नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है कि वो जो 26% शेयर्स थे जो हमने जिनकी डील की थी एतिसलात के साथ, उनमें से $800 मिलियन सबको मालूम है, मैं अखबारों की खबरों पर बेस कर रहा हूँ कि $800 मिलियन उन्होंने हमें नहीं दिए फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। मैं उसकी बहस में नहीं जाऊंगा। आपको ये इल्म होगा कि $1.92 पर शेयर की डील हुई थी, और 800 मिलियन का अगर आप $1.92 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास तकरीबन कोई 400 मिलियन शेयर्स ऐसे हैं जिनकी के पेमेंट नहीं हुई है। तो जो भी PIA को ख़रीदने में कामयाब होगा तो 200 अरब का जो खसारा है वो तो उसके खाते में जाएगा ही। तो ये जो बुक वैल्यू है इस वक्त एसेट्स की, एक्चुअल बुक वैल्यू वो कितनी है, उसको जो रेफरेंस प्राइस है उसके अकॉर्डिंग भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। 200 अरब का खसारा भी वो अपने ज़िम्मे लेगा, फिर जो शुरू के चंद महीनों की एम्प्लॉयज़ की सैलरी पैकेज और जो सारे खर्चे हैं वो भी उसी के ज़िम्मे होंगे। तो वो फिर प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर सकेगा? जो एक्चुअल बुक वैल्यू एसेट्स की इस वक्त वो कितनी है? मुझे एतिसलात के केस में सिर्फ आधा मिनट दीजिए। जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। और वो ये है कि ये जो हमारे 425 या 30
मिलियन शेयर्स हैं जो कि एहतिसालात के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए। मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि गुज़श्ता कोई 24-25 साल के अंदर हमने हर साल ऑलमोस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये डिविडेंड जो है राइटफुली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बनता था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टर्स थे इसके बोर्ड पर, उन्होंने कभी ये क्वेश्चन रेज ही नहीं किया कि ये तो पैसा हमारा है, क्योंकि शेयर्स तो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए। शेयर्स तो अभी भी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर एस्क्रो अकाउंट में मौजूद हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, हमें ये जो आपका शुरू का क्वेश्चन था कि क्या वजूहात हैं, तो उनमें से ये जो डील जो नाकाम हुई, या जो आरिफ हबीब साहब और आप उनकी गैरिश की बात कर रहे हैं, इसके केस में हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, और वो ये कि गवर्नमेंट को जो चीज डिसाइड करनी है और जल्दी करनी है, वो ये है कि हमें जीएसटी का इसमें केस जो है, इशू जो है, उसको डिसाइड कर लेना है। जीएसटी में एज यू नो कि एयरक्राफ्ट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या उनके पार्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे जीएसटी लगती है। सही। और जीएसटी एक एज यू नो एक इनपुट टैक्स है जो कि एडजस्ट होता है अगेंस्ट द आउटपुट। अब ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये अपने पार्ट्स जब इंपोर्ट करती है तो उस पे इसको जीएसटी तो लग जाता है, लेकिन एडजस्ट कहाँ करे, क्योंकि ये अपने पार्ट्स तो नहीं बेच रही, ये तो बेच रही है अपने टिकट्स, और टिकट्स के ऊपर जो है जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं होती, बल्कि टिकट्स के ऊपर तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो गवर्नमेंट को ये इशू डिसाइड कर लेना चाहिए। इसकी वजह से पीआईए के इस वक्त जो तकरीबन 15, 16 या 17 एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, उनके पार्ट्स भी आ जाएंगे और वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो हमारी जो रूट्स के ऊपर यूटिलाइजेशन है एयरक्राफ्ट्स की, वो इंक्रीज करेगी। सही। तो इसी वजह से फिर वो खसारा बढ़ते बढ़ते जो 800 अरब क्रॉस कर चुका है, उसमें 625 तो हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया है, लेकिन ये जो 200 अरब का ख़रीदार के खाते में जाएगा, तो अब वो देखें ना, बिड लगाने वाला भी ये कह रहा है हमने तो टेक्निकली 210 अरब की बिड लगाई है, चूँकि उसमें 100 अरब 200 अरब का तो पर ईयर का खसारा है, तो वो उसको भी हम अपने ज़िम्मे जब लेंगे, तो फिर अब ये टेक्निकल अंदाज से समझें बिड को, या एक्चुअल अमाउंट जो बिड का होगा वही कंसीडर किया जाएगा? ये तो प्राइवेटाइजेशन बताएगी कि कौन सा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक इक्विटी के अंदर इस वक्त गैप है, जो कि शायद प्रीवियस हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने डिसाइड कर लेना था कि इक्विटी का गैप है तकरीबन 50 बिलियन रुपीस का। ये गैप अगर खत्म हो जाए तो हमारे जो बिडर्स हैं उनकी एक बड़ी ग्रीवेंस जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सही। और सर एक्चुअल जो बुक वैल्यू है जो पीआईए के एसेट्स हैं, जो पीआईए के एसेट्स हैं सारे, जो उनकी एक्चुअल बुक वैल्यू है वो 100% वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिडर के पास, ख़रीदार के पास, या उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान का जो शेयर होगा वो उसमें मौजूद रहेंगे उनके पास भी? देखिए, वो तो उन एसेट्स के उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एहतिसालात के एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए, उनकी मैनेजमेंट भी उनकी मिल गई, उनके हाथ में आ गई, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ प्रॉपर्टीज के जो ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। इसी तरह से अगर पीआईए का है, पीआईए के भी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन होगी वो 40% शेयर होल्डिंग की होगी, विच वुड रफली मीन 3 से 4 डायरेक्टर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतरात हुसैन रिजवी साहब, मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, हमारे साथ मौजूद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पावर सेक्टर अब ऐसा लग रहा है कि मज़ीद मुश्किलात से दो चार होने वाला है, चूँकि इस साल भी 250 अरब का गर्दिशी कर्जा मज़ीद बढ़ेगा, और जो पहले ही पावर सेक्टर का बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, जिस पर अब IMF ने भी रिपोर्ट तलब कर ली, और उनके सामने जो आदाद शुमार रखे गए हैं उस पर उन्हें खासी तशवीश है, चूँकि 150 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी की मद में इसमें ऐड करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी 90 अरब से ज़ायद का लॉस अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। तो गर्दिशी कर्जे पर अभी
तक क्यों नहीं कंट्रोल हुकूमत पाकिस्तान का हो पा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो बिजली है वो महंगी से महंगी होती चली जा रही है। अब बहरहाल हुकूमत ने कुछ रिलीफ देने के लिए भी अमली इक़दाम उठाने की कोशिश की है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अगले 3 माह के लिए यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर एक ऑफ़र सामने आई है और उसमें अच्छी खासी बचत इजाफी बिजली पर लोगों को हो सकती है। फिर वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का भी बयान सामने आया है कि कम लागत वाले बिजली के मंसूबों पर इस वक्त भी गौर जारी है और कोशिश यही है कि मुस्तकबिल में जो भी मंसूबे काबिल अमल हों या जिनको भी मुकम्मल किया जाए या आगे बढ़ाया जाए वो कम लागत वाले हों, और IPPs जिनसे माजी में मुआहदे किए गए उस तरह के मुआहदे फिर से ना हो। और बहुत सारे अब IPPs ऐसे भी हैं जिनके साथ मुआहदों को भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है, और आने वाले चंद दिनों में मज़ीद कुछ अच्छी खबरें भी इस सिलसिले में सामने आ सकती हैं। अहमद अजीम अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। चूँकि अहमद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, अब ये जो गर्दिशी कर्जा इस वक्त हमारा बढ़ता ही जा रहा है और 250 अरब का इस साल भी इजाफा होगा, फिर उस पर हुकूमत सब्सिडी देकर उसको कम दिखाने की कोशिश करती है, IMF को फिर उस पर एतराज़ होता है, फिर हम पर मज़ीद सख्त शराइत आयद कर दी जाती हैं। तो ये अब ये सिलसिला कैसे रुकेगा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम रुपा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सब्सिडी बड़ा चुभने वाला वर्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो यूनिट्स अच्छे चल रहे हैं उनको सब्सिडी की ज़रूरत है। हम सब्सिडी की जगह हटा के इंसेंटिव्स पे आ जाते हैं कि जो भी लोग टाइमली बिल अदा कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, ठीक है। तो जो आपका सर्कुलर डेब्ट है उसकी बहुत बड़ी वजह चोरी है, जैसे बिजली में चोरी है, गैस में चोरी है। दुनिया में गैस में जितनी परसेंटेज आपके यहाँ 15% से ऊपर चोरी है, तो आपका सर्कुलर डेब्ट तो कभी भी कम नहीं हो सकता। इतनी चोरी है कि आपका 75% साइट एरिया मुफ्त में चल जाए। तो जब आप इंसेंटिव्स देंगे, आप सही मुआहदे करेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, तो आप कि जब ये मुआहदे होते वक्त स्टेक होल्डर्स जो इस चीज के नो हाउ रखते हैं वो वहाँ टेबल पे बैठे होंगे, तो आप कभी ऐसे मुआहदे नहीं करेंगे जैसे आपने IPPs के साथ किए, और अब पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही। तो आगे जो लोग अपने टाइमली बिल दे रहे हैं आप उनको इंसेंटिव दें। जैसे अभी जो हमने थैंक यू टू द प्राइम मिनिस्टर कि जी उन्होंने ये एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा लेट हो गया। अगर इसकी पहले से अनाउंसमेंट हो जाती, आज हम कहते हैं अगस्त में हो जाती, जुलाई में हो जाती, तो बिजनेस कम्युनिटी को उसको प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता, हम ऑर्डर प्रोक्योर कर सकते थे। क्योंकि इन हाई रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन हाई रेट्स ऑफ गैस पे तो दुनिया में ऑर्डर नहीं दे रही, हम आउट ऑफ कंपटीशन हो गए, हम रीजनल कंपटीशन से भी आउट हो गए। तो अगर ये थोड़ा सा पहले ये पैकेज अनाउंस हो जाता तो 3-4 महीने का टाइम मिल जाता, तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डर प्रोक्योर करने का टाइम मिल जाता और उसमें वो अपने बेस्ट पॉसिबल आउटपुट पे रन कर सकते थे। अब आई होप कि वो जो भी बिजनेस कम्युनिटी इसको ओन करे, और आई होप कि वो अपने यूनिट्स को चला करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो अहमद साहब, इस वक्त कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए तो इस ऑफर से फ़ायदा उठाना ज़ाहिर खासा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत लेट इसकी अनाउंसमेंट हुई। डोमेस्टिक कंज्यूमर इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? चूँकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनकी तो कोशिश ये होती है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करें ताकि उनका बिल कम से कम हो, चूँकि पर यूनिट रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये वो कैसे बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करें पिछले साल के मुकाबले में, और फिर वो इस ऑफर से मुस्तफ़ीद हों? ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा? मुल्क इन्फ्लेशन का शिकार है, इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट्स में है, कहाँ से डोमेस्टिक वाले जो हैं अपना, ये तो मजाक लगता है। देखिए, प्लानिंग नहीं है। मैं बड़ा माजरत के साथ इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है। अनाउंसमेंट को टाइमली, हर चीज आजकल टाइम और उसकी जो ड्यूरेशन हम दे रहे हैं ना, आप अगर स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, वो लोग बैठ के फैसले करेंगे जो नहीं जानते कि लोग किस तरह से अपना बिजनेस रन करें, तो फिर ऐसे ही होगा। मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट ये करूंगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इन सारे मामलात को समझते हैं, खुद वज़ीर आज़म साहब जानते हैं, उनकी लोगों से मुलाकातें, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे लोगों को टेबल पे, ऐसे फैसले करते हुए लोगों को टेबल पे बिठाएं ताकि टाइमली फैसले हों और जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे फायदा उठा सके और मुल्क को रेवेन्यू जनरेट हो। इसके साथ साथ जिन इलाकों में चोरी है वहां के लिए हमें जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, और जो लोग अपना अपना बिल टाइम पे दे रहे हैं उनको हमने इंसेंटिव्स देने। जब इंसेंटिव्स देंगे तो लोग खुद ब खुद सिस्टम में, देखिए इतना महंगा हो गया कि लोग इससे, आप देखें ना, दो तरह के लोग हैं, एक वो जो चुरा रहे हैं और एक वो जो दे रहे हैं, जो बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल टाइम पे दे रहे हैं। जो दे रहे हैं हम उनको सजा दे रहे हैं, जो वो उनकी भी पेमेंट कर रहे हैं जो कि चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई भी सिस्टम में रह सकता, जहां पे भी हमारे लीकेजेस हैं वहां पे हमें काम करना होगा।
चाहे फलाही तौर पे काम किए जाएं, चाहे उन लोगों को किसी और तरह से इंसेंटिव दिए जाएं, लेकिन हमें रिकवरीज पे जोर देना होगा, इस वरना हमारा सर्कुलर डेब्ट कम नहीं होगा। तो अब अहमद साहब, अभी ये 2-3 रोज़ पहले जब ये ऐलान हुआ इस ऑफ़र का कि इजाफी बिजली पर आपको 26 रुपये और 11 रुपये और कितने रुपए ये फ़ी यूनिट आपको ये इजाफी बचत होगी, और उसी दिन हमने देखा कि हुकूमत ने जो फ़ैन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी पाबंद किया कि अब आगे आप एफिशिएंट फ़ैन्स बनाएं, ऐसे पंखे बनाए जाएं कि जो बिजली की कंजम्पशन को कम कंज्यूम करते हों, ताकि लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकें। तो अब ये डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो तो जब वो एफिशिएंट फैंस रिप्लेस कर लेगा अपने पुराने पंखों की जगह पर, तो वो तो वैसे ही बिजली का इस्तेमाल कम ही करेगा। फिर आने वाले जो दिन हैं उनमें वैसे ही ऑलरेडी इस्तेमाल बिजली का कम हो जाता है। तो ये एक तजाद नहीं नज़र आ रहा कि एफिशिएंट इस्तेमाल पर हम जा रहे हैं तो उसका मतलब तो है कंजम्पशन कम करना, और दूसरी तरफ हम ऑफ़र दे रहे हैं कि आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं तो हम आपको ये रिलीफ फराहम करेंगे। अब आप देखें ना कि तजाद आपको नजर आ रहा है, फैसले करने वालों को नजर नहीं आ रहा। देखें, ये 1 साल का तो हम दे सकते हैं कि 1 साल बाद हमारे पास इतने फैन होंगे कि जो कम इस्तेमाल करेंगे बिजली। हम फौरन तो नहीं लोगों से कह सकते ना कि जी वो फैन बना रहे हैं आप खरीदना शुरू हो जाएं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म फैसले हैं, उसमें सही स्टेक होल्डर्स जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं वो बैठे हों, तो वो हर चीज का प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिजी हैं, मुल्कों के दौरे हैं, वो मुल्क की तरक्की के ऊपर काम करें। तो एक होता है ना कि नाम जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो उनको प्राइम मिनिस्टर को भी फोन करेंगे या मैसेज करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को देर हो रही है, इस डिसीजन में देर हो रही है, हमें ये डिसीजन जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में कर लेना चाहिए, और बिजनेस कम्युनिटी को ये खुशखबरी दे देनी चाहिए कि वो आने वाली सर्दियों के मौसम में अपनी इंडस्ट्री को डबल रन करें या 3 टाइम रन करें। अब आप बताएं ना, जब जिस इंडस्ट्री में गैस की स्टॉपेज हो जाए, हफ्ते से इतवार की छुट्टी हो जाए, उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कैसे रन करेगी, वो इस डिसीजन से कैसे फायदा उठाएगी। तो इस पे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके बैठना है, चैम्बर्स अवेलेबल हैं, एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, उनके नुमाइंदों को साथ लेके बैठें, और उनके साथ मेरा ख्याल में मौजूदा वजीर आजम का उनके साथ बहुत अच्छी वेवलेंथ है, और उनको उन फैसलों में शामिल रखें, तो हमें टाइमिंग के हिसाब से बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीम अलवी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। तो आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।